हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूविंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 और 7 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी गेडो को देखते हैं, जो कि बैंगमैन का यानी कि सुपर हीरो का किरदार निभा रहा होता है। साथ में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो कि सुपर हीरो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में गेडो के पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर गेडो एक साइंस क्लास के अंदर होता है। गेडो यहाँ पर छोटा होता है। गेडो की टीचर इनको यहाँ पर विद्युत के बारे में बता रही थी। साथ में टीचर किताब को लेती है और जब इस किताब को बॉडी पर मसला जाता है और सिर के बालों पर लगाया जाता है, तब हम देखते गेडो के सिर के बाल खड़े हो जाते हैं। तभी से गेडो को अपनी शक्ति का एहसास हुआ था। अगले सीन में गेडो के पास्ट को पीछे दिखाया जाता है, जहाँ पर गेडो जियोगमोन स्कूल में होता है और यहाँ पर पी कर रहा होता है। साथ में यहाँ पर इलवान को देखते हैं। इलवान यहाँ पर गेडो को पी करवाने में हेल्प कर रहा था, लेकिन बाद में इसको बता रहा था कि तुम पी करने में अच्छे नहीं हो और स्कूल ने यह डिसीजन किया है। हमें पता है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम पी करने में अच्छे नहीं हो, इसलिए तुम्हें इंटरटेनमेंट और ब्रॉडकास्टिंग में जाना चाहिए। और अगली सीन में देखते जहाँ पर गेडो ऑडिशन में आ जाता है। बारी बारी करके लोग अपने रोल को दिखा रहे थे और आखिरी में यहाँ पर गेडो की एंट्री होती है। गेडो यहाँ पर सुपर हीरो का किरदार निभा रहा था। पहले यहाँ पर जज थे, उनको पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में गेडो वही चीज करता है जो इसने बचपन में की थी, जो इसकी टीचर ने सिखाई थी, किताब को बॉडी पर मसलना और बाद में अपने सिर के बालों पर लगा लेना। और यहाँ पर गेडो के सारे बाल खड़े हो जाते हैं। इसको देखकर यहाँ पर जज चौंक जाते हैं। साथ में गेडो अपने हाथों से थोड़ी बहुत लाइट भी निकाल देता है और ये सब देखने के बाद जज इसको सुपर हीरो के रूप में सेलेक्ट कर लेते हैं। अगली सीन में देखते जहाँ पर गेडो अपने काम को बुझे अच्छे से कर रहा था। वो यहाँ पर बैंगमैन किरदार में आता और सभी बच्चों को हंसाता। लेकिन एक दिन हम देखते ही जब गेडो यहाँ पर परफॉर्म कर रहा था, तब इसके हाथों से लाइट निकल जाती है और यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इसी जैसे गेडो को नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब वह बैंगमैन का किरदार नहीं निभा सकता। गेडो यहाँ पर मंच पर होता है और उदास होता है। ऊपर हम देखते हैं कि बोंगपिंग होता है और अपने बेटे गेडो को देख रहा था। साथ में यहाँ पर एक बात को बताना भूल गए हैं कि जब गेडो अपने काम को करके घर पर आया करता था, तब इसकी माँ हर रोज इसके लिए फ्रिज के अंदर खाना छोड़ देती थी। लेकिन जब गेडो को नौकरी से बाहर निकाला गया और जब ये अपने फ्लैट के अंदर आया था, तब यहाँ पर देखता है कि मेरी माँ नीचे पड़ी हुई है और इसकी डेथ हो गई है। अगले सीन में देखते जहाँ पर गेडो अपनी माँ की फ्यूनरल में होता है और कुछ टाइम के बाद इसका पिता भी आ जाता है। यहाँ पर गेडो ने पहली बार अपने पिता को देखा था, लेकिन गेडो अपने पिता को लेकर नाराज नहीं है, क्योंकि गेडो ने अपने पिता को देखा न हो। लेकिन बोंगपिंग गेडो के लिए पैसे भिजवाता रहता था। गेडो की स्कूल की पढ़ाई का खर्चा भी बोंगपिंग ने दिया था। बोंगपिंग ने अपने बेटे की काफी मदद की थी, इसलिए गेडो के अंदर अपने पिता के लिए कोई भी हीन भावना नहीं है। यहाँ पर बोंगपिंग अपने बेटे से कह रहा था कि मैं किताबों की शॉप चलाता हूँ, अगर तुम्हें टाइम लगे तो तुम आ जाना। इसके बाद गेडो ने फिर से नौकरी प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले सीन में देखते जहाँ पर गेडो ने अपने फ्लैट के डिजिटल लॉक में से सेल निकाल लिए हैं और बाद में पिता की शॉप के पास आता है और यह सेल अपने पिता को देता है और कह रहा था कि इसमें मेरी माँ की यादें हैं। इसका पिता सेल को ले लेता है और इसके लिए थैंक यू कहता है। गेडो कह रहा था कि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूँ। बोंगपिंग कहता है तुम चिंता मत करो। गेडो कहता है मुझे सिर्फ मेरी चिंता है, मुझे और किसी की चिंता नहीं है, मैं शायद लोगों को चोट पहुंचाने के लिए बना हूँ। अगले सीन में देखते जहाँ पर गेडो बुझिया परेशान होता है और यहाँ पर शराब पी रहा था और यहाँ पर हम पास में एक बस को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल नहीं पाती और ड्राइवर बुझिया परेशान होता है। गेडो इसको देख लेता है। गेडो बुझिया नशे में होता है, लेकिन वो अपने अंदर से लाइट इस बस को देता है और यह बस चल पड़ती है। इसी खुशी में यह ड्राइवर गेडो को बस डिपो पर ले आता है और यहाँ पे गेडो को एक ड्राइवर के रूप में रखा जाता है। इसके बाद गेडो यहाँ पर बस चलाने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हर रोज बोंगशोक से मिलता है। बोंगशो गेडो को नमस्ते कहता है, लेकिन एक दिन जब गेडो बस लेकर अपने डिपो पर आता है, तभी यहाँ पर इसको ड्राइवर बता रहा था कि तुम्हारे पिता की डेथ हो गई है, तुमको फ्यूनरल में जाना चाहिए। और अगले सीन में गेडो फ्यूनरल में आ गया था। यह वही सीन था जो कि हमने एपिसोड 5 के लास्ट में देखा था। तो साथ में गेडो कहते हुए सेल भी होता है, जिस सेल की हेल्प से बोंगपिंग फ्रैंक को मारने वाला था, लेकिन वैसा नहीं कर सका। लेकिन यहाँ पर गेडो इस सेल की यादों को पढ़ लेता है। गेडो को पता चल जाता है कि किसने मेरे पिता को मारा था। अगले सीन में मीहुन को देखते साथ में बोंगशोक होता है। मीहुन यहाँ पर बोंगशोक को स्कूल में भेज रही थी। अगले सीन में स्कूल के अंदर देखते जहाँ पर सभी बच्चे खाना खा रहे थे, यहाँ पर युशु होती है, साथ में बोंगशोक होता है। तभी हम देखते यहाँ पर हेवन आ जाती है। हेवन यहाँ पर युशु से कहती है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। युशु कहती है कि बैठ जाओ, वैसे तुम कहाँ पर थी, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। हेवन कहती है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को नमस्ते करने के लिए गई थी। तभी हम देखते हैं इनके पास हानबिल आ जाती है। हानबिल इनसे कह रही थी कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास बैठना चाहती हूँ। ये कहते हैं कि ठीक है बैठ जाओ। साथ में बोंगशो यहाँ पर एक बात को नोटिस करता है कि गैंगून अकेला बैठा हुआ और खाना खा रहा था। यहाँ पर बोंगशो इनसे कहता है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए और गैंगून के साथ खाना खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यीशु मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्या पता गैंगून को अकेला खाना खाना पसंद हो। तभी हम देखते गैंगून के पास किसु आता है। किसु की प्लेट में जो खाना होता है वो गैंगून को दे देता है और गैंगून के पास आता है और कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगा।
कीसू यहाँ पर गैंगून के चश्मे को निकालता है और बाद में इसे खाने के अंदर डाल देता है। इसके बाद कीसू चला जाता है। गैंगून भी अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था, वो यहाँ पर खाने को नहीं खाता और ऐसे चला जाता है। कुछ टाइम के बाद देखती गैंगून के खाने के पास कीसू और बंगशू को आता है। ये दोनों चश्मे को उठा लेते हैं। अगले सीन में इलवान को देखते हैं, साथ में सुंगवूक होता है। सुंगवूक यहाँ पर इलवान से कह रहा था कि आजकल कीसू में और गैंगून में कुछ चल रहा है। ये दोनों लड़ाई करने पर उतर आए, लेकिन गैंगून किसी तरह खुद को कंट्रोल किए हुए है। क्या मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए? लेकिन यहाँ पर इलवान कहता है कि मेरा काम है, मैं अपने आप देख लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में ईशू को देखते हैं जो कि ऑडिटोरियम में आ जाती है और यहाँ पर गैंगून होता है। ईशू पर गैंगून से कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने खुद पर कंट्रोल किया, यह बहुत अच्छी बात है। कई बार पीछे हटना ही जीतना होता है और मुझे इसके बारे में पता है क्योंकि मैं इस चीज से गुजर चुकी हूँ। इसके बाद ईशू गैंगून को इसका चश्मा देती है। गैंगून हमें जाने लगता है, साथ में वो कह रहा था कि तुमने चश्मे को बहुत अच्छी तरह से साफ किया है। यहाँ पर ईशू कहती कि मैंने नहीं किया है, यह चश्मा बंगशूक ने साफ किया है। साथ में हम अपने फ्लैशबैक सीन को देखते हैं जहाँ पर बंगशूक गैंगून के चश्मे को साफ कर रहा था। जाते हुए गैंगून ईशू से एक बात और कह देता है कि मेरे पेरेंट्स की भी शॉप है और बाद में शर्माता हुआ ऐसे भाग जाता है। अगले सीन में योंगजुन को देखते साथ में उनक्यू होती है। उनक्यू ने फ्रैंक के बारे में सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है। वह यहाँ पर योंगजुन को बता रही थी कि वह लड़का जो कि इनका स्पा कर रहा था उसका नाम फ्रैंक है, उसका कोड नेम फ्रैंक है। योंगजुन कह रहा था कि कोरिया से है, लेकिन यहाँ पर उनक्यू मना करती है और कहती कि ऐसा नहीं है, इसकी माँ कोरियाई थी और इसके पिता एक अमेरिकी सैनिक थे, लेकिन CIA का एक एजेंट फ्रैंक को कोरिया से ले गया। उसने फ्रैंक को गोद ले लिया था। जाहिर सी बात है फ्रैंक का नाम अब से है, इसलिए फ्रैंक जैसे और भी बच्चे होंगे जैसे कि ABCDE। योंगजुन या उनक्यू को US काउंसलर को अंदर बुलाने के लिए कहता है। अगले सीन में ईशू को देखते हैं, साथ में बंगशूक होता है। बंगशूक अपने फोन में गाने बजा रहा था। उसने यहाँ पर ईशू के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ईशू पर इस प्लेलिस्ट को सुनती है। बंगशूक ईशू से कह रहा था इसमें वही गाने हैं जिससे तुम खुश हो सकती हो। ईशू कह रही थी कि यह गाना मुझे बहुत पसंद आया। ईशू बाद में बंगशूक की ओर देखती है। बंगशूक भी ईशू की ओर देखता है, लेकिन तभी अचानक से ईशू से अपना बैग मांगता है क्योंकि अब वो हवा में तैरने वाला था। बंगशूक यहाँ पर ईशू को अपना फोन दे देता है और कह रहा था कि मैं इसको बाद में ले जाऊंगा, तब तक तुम इसमें गाने सुन लेना। ईशू कहते कि ठीक है। अगले सीन में फ्रैंक को दिखाया जाता है जिसके पास अगले आदमी को मारने के लिए ऑर्डर आ जाता है और ये नंबर 17 होता है। जब यहाँ पर फ्रैंक नंबर 17 के डॉक्यूमेंट को देखता तो हमें पता चलता कि नंबर 17 और कोई नहीं है, नंबर 17 मीह्यून होती है। अगले सीन में गैंगून को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ जाता है और अपने पिता जेमैन से किसी बात को लेकर माफी मांग रहा होता है। अगले सीन में बंगशूक को देखते हैं जो कि ऑडिटोरियम में आ जाता है और यहाँ पर ईशू से मिल रहा था। ईशू और बंगशूक से कहती है तुम्हारा फोन बंद हो गया है, शायद बैटरी डेड हो गई है, वैसे मेरा काम हो ही गया, चलो घर पर चलते हैं। यहाँ पर बंगशूक को चिंता हो जाती है। वो ईशू से कह रहा था कि मुझे अपने घर पर जाना होगा, मेरी माँ मेरी चिंता कर रही होगी क्योंकि मेरा फोन तो डेड हो चुका है, नहीं मैं कॉल कर सकता हूँ, नहीं कोई मैसेज कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपने घर पर जा रहा हूँ। अगले सीन में देखते जहाँ पर बंगशूक बस की गेट में खड़ा हुआ था और यहाँ पर गेटो बस लेकर आ जाता है। बंगशूक यहाँ पर गेटो को देख लेता है, पहले नमस्ते कहता है और बाद में कह रहा था कि तुम काम पर चले गए थे, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। गेटो अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर प्रभावित होता है। अगले सीन में ईशू को देखते हैं जो कि अपने पिता के पास आ जाती है। जोन यहाँ पर ईशू को फोन दे रहा था। ईशू अपने पिता से कहती है कि आपने फोन क्यों खरीदा, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जोन कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा एक दोस्त है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फोन लाया हूँ, लेकिन तुम ये फोन हमेशा अपने पास रखना, मैं जब भी तुम्हारे पास कॉल करूँ तो उठा लेना। ईशू कहती है कि ठीक है। अगले सीन में योंजून को देखते हैं जो कि US असेंबलर से मिल रहा था। इसका नाम मार्क होता है। योंजून यहाँ पर मार्क को इसकी असली पहचान बताता है कि तुम CIA एजेंट हो। इसको सुनकर यहाँ पर मार्क चौंक जाता है। अगले सीन में उनको दिखाया जाता है जो अपने घर पर होती है और यहाँ पर खाना बना रही थी, लेकिन तभी से बाहर पता चलता है कोई आ गया है और यह और कोई नहीं होता, यह वही आदमी है जो कि स्वी को लिस्ट से हटा रहा होता है। यहाँ पर फ्रैंक अंदर आ जाता है। मीहुन यहाँ पर फ्रैंक के पास आती है और कहती है कि आपको क्या चाहिए, आप खाने में क्या लेंगे। यहाँ पर फ्रैंक अपने खाने में बता देता है कि मुझे यह चीज चाहिए। इसके बाद मीहुन इसके लिए खाना लेने के लिए चली जाती है। साथ में जब वो किचन के अंदर थी तब वो यहाँ पर बंगशूक के पास मैसेज करती है कि घर पर मत आना। वहीं दूसरे सीन में योंजून मार्क से बात कर रहा था और कह रहा था कि हमें पता चला कि तुमने अपने एक आदमी को भेजा हुआ है, तुम्हें इन सबको बंद करना होगा, नहीं तो एक डिप्लोमेटिक इशू बन सकता है। यहाँ पर मार्क कह रहा था कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। बंगशूक भी अब अपने घर की ओर आ रहा था। मार्क भी यहाँ पर योंजून से कह रहा था कि मैं अपने इस काम को सस्पेंडेड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर योंजून कहता है कि तुम मेरी बात को समझे नहीं, तुम्हें इसको टर्मिनेट करना होगा और अभी मेरे सामने ही करना होगा। लेकिन यहाँ पर मार्क ऐसा नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं यहाँ पर योंजून चीन के सुरक्षा मंत्रालय MSS से कनेक्ट करता है और मार्क से कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अभी टर्मिनेट करो। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं कि जब मीहुन फ्रैंक को खाना देने के लिए जा रही थी तभी उसे एहसास होता है कि बाहर यहाँ पर बंगशूक आ गया था। बंगशूक दरवाजे खोलता है और अपनी माँ मीहुन को माँ कहने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर मीहुन पहले बोल पड़ती है और वह बंगशूक को सर कहती है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 7 के बारे में।
एपिसोड की शुरुआत में देखते जब बोंगशू अपनी माँ के पास आ जाता है। इसकी माँ इसके लिए खाना लेने की चली जाती है। अब यहाँ पर फ्रैंक बोंगशू से बात कर रहा था और कह रहा था कि क्या तुम जियोंगवॉन हाई स्कूल में पढ़ते हो। यहाँ पर बोंगशू हाँ भरता है। बोंगशू भी फ्रैंक से सवाल जवाब करता है और कह रहा था क्या तुम अमेरिका से हो। फ्रैंक यहाँ पर हाँ भरता है और एक जगह का नाम लेता है और यह जगह आयोवा होता है। वहाँ सिर्फ मक्के के खेत थे। बोंगशू कहता है मैं वहाँ पर गया था जब मैं छोटा था। उस टाइम वह इलाका वहाँ पर देहाती था। मीयून भी किचन के अंदर होती है और अपनी गन को निकाल लेती है। एक दूसरी ओर योजुन ने चीन के सुरक्षा मंत्रालय से कॉन्टेक्ट किया हुआ है और वहाँ पर मार्क्सी कहता है कि उस लड़के का नाम फ्रैंक है, अभी उसको रुकने के लिए कहो और यह चीज हम दोनों के लिए अच्छी होगी अगर तुमने ऐसा किया तो। मीयून भी गन लेकर फ्रैंक के पास आ जाती है। फ्रैंक ने अपना खाना खा लिया था। फ्रैंक अब खड़ा होता है। वो यहाँ पर मीयून से लड़ाई करने वाला था, लेकिन इससे पहले सिर्फ मार्क का मैसेज आता है और यहाँ पर मिशन को होल्ड पर रखने के लिए कह रहा था। फ्रैंक यहाँ पर खाने के पैसे देता है और यह चला जाता है। इसके जाने के बाद मीयून दरवाजे को लॉक कर लेती है और बोंगशू से कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई, मैंने तुम्हारे पास मैसेज किया था कि तुम यहाँ पर मत आना। बोंगशू कहता है मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी इसलिए मुझे पता नहीं चला। बोंगशू कह रहा था कि वैसे वो आदमी कौन था, तुम मुझे बता दी क्यों नहीं हो, लेकिन यहाँ पर मीयून कुछ नहीं बोलती और बाद में बोंगशू अपने रूम के अंदर चला जाता है। अगले सीन में फ्रैंक को देखते जो गाड़ी में बैठकर जा रहा था तभी अपने पास्ट के सीन को याद करता है कि फ्रैंक की वहाँ एक बार के अंदर गाना गा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक CIA एजेंट आ गया था। वो यहाँ से फ्रैंक को ले जा रहा था, लेकिन फ्रैंक की वहाँ फ्रैंक को नहीं बचाती। वैसे भी यहाँ से फ्रैंक को जाते हुए देख रही थी। अगले सीन में फ्रैंक के सीन को दिखाया जाता है कि फ्रैंक को कैसे ट्रेन किया गया था। फ्रैंक यहाँ पर आयोवा में यानी कि मक्के खेत के अंदर होता है। साथ में कुछ और बच्चे भी होते हैं। फ्रैंक यहाँ पर इन लड़कों से लड़ता है। साथ में फ्रैंक के पीछे अब भी लिखा हुआ था। फ्रैंक और साथ में और बच्चे मक्का के खेत में दौड़ते हैं और ऊपर से सिपाही पर गोलियां चला रहे थे। आगे चलकर ये बच्चे एक जगह पर पहुंचते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्रैंक के अलावा और भी बच्चे हैं जिनके पीछे ABCDE लिखा हुआ था, यानी कि 6 बच्चे होते हैं। इसके बाद इन बच्चों को एक जगह के अंदर ले जाता है। रियलिटी में फ्रैंक के पास मार्क का मैसेज आता है और मार्क ने यहाँ पर फ्रैंक को नंबर 8 को मारने के लिए कहा था और नंबर 8 और कोई नहीं होता है, नंबर 8 यहाँ पर जुवोन होता है। लेकिन तभी फ्रैंक की गाड़ी बस से टकराने वाली थी, लेकिन गाड़ी और बच जाती है और यह बस हम देखते ही गेडो चला रहा था। गेडो यहाँ पर फ्रैंक को देख लेता और बाद में अपने पास्ट के सीन को याद करता है कि इसी आदमी ने मेरे पिता को मारा था। वो यहाँ पर 3 पैसेंजर को बाहर जाने के लिए कह रहा था और बाद में फ्रैंक की गाड़ी का पीछा करता है और अपनी बस से इसी गाड़ी को टक्कर मारता है। लेकिन फ्रैंक अपनी गाड़ी लेकर एक खुली जगह पर आ जाता है। साथ में गेडो भी आता है तो फ्रैंक अपनी गाड़ी से बस पर टक्कर मारता है। गेडो यहाँ पर बस से बाहर आता है और वो फ्रैंक को मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फ्रैंक को पता नहीं होता कि लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन बाद में इसको पता चल जाता है कि यह तो बोंगप्योंग का बेटा है। हालांकि साथ में गेडो भी कह रहा था कि तुमने मेरे पिता को मार दिया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर फ्रैंक गेडो को दूर फेंककर मारता है और बाद में चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक जुवोन के रेस्टोरेंट के पास आता है, लेकिन यहाँ पर जुवोन नहीं होता, वह यहाँ पर डिलीवरी देने के लिए गया हुआ था। साथ में यहाँ पर फ्रैंक यह चीज देख लेता है कि यहाँ पर एक रसीद पड़ी हुई है। इसको देखकर फ्रैंक को पता चल जाता है कि जुवोन डिलीवरी देने के लिए कहाँ गया है। अभी यहाँ पर फ्रैंक जुवोन का पीछा करता है। इसे जुवोन की बाइक दिख जाती है और बाद में फ्रैंक अपनी गाड़ी से जुवोन को कई बार कुचल देता है। इसके बाद यह चला जाता है और बाद में मार्क के पास मैसेज करता है कि मैंने इसको फिनिश कर दिया है। लेकिन तभी हम गाड़ी के नीचे देखते हैं कि यहाँ पर जुवोन बाहर निकलता है और वो फ्रैंक के पास आता है और उसको खिड़की से बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर इसको मारता है। और जब यहाँ पर फ्रैंक नीचे पड़ा हुआ था तभी यहाँ पर जुवोन इन डॉक्यूमेंट को देख लेता है जिनमें मीयून का डॉक्यूमेंट था, साथ में बोंगप्योंग का, साथ में जिनचोन का, साथ में नाजू का। जुवोन फ्रैंक से कह रहा था क्या तुम ही थे जो कि इन सबको मार रहे हो। फ्रैंक यहाँ पर हाँ भरता है और साथ में कह देता है कि अगला नंबर तुम्हारा था। यहाँ पर जुवोन एक बात को नोटिस करता है कि फ्रैंक को चोट नहीं लग सकती, उसकी घाव अपने आप भर रहे हैं। ये दोनों यहाँ पर काफी देर तक लड़ते हैं, लेकिन जुवोन फ्रैंक को हराने में कामयाब हो जाता है। जब यहाँ पर फ्रैंक नीचे पड़ा हुआ था वो जुवोन से कह रहा था कि तुम्हारे कोई बच्चे हैं क्या, वे जियोंगवॉन स्कूल के अंदर जाते हैं। इसके बाद जुवोन फ्रैंक को और मारता है और बाद में बाहर आता है। यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट को जलाता है और साथ में गाड़ी को जला देता है और यहाँ चला जाता है। अगले सीन में बोंगशू को देखते हैं, साथ में अपनी मीयून होती है। मीयून यहाँ पर बोंगशू को फोन देती है और कहती है इस बार स्कूल के बाद सीधे घर पर आना और जब मैं फोन करूँ तो मेरा फोन उठा लेना। बोंगशू यहाँ पर स्कूल के अंदर आता है और यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। ईशु यहाँ पर बोंगशू से कह रही थी कि हम दोनों साथ में ही चलेंगे, लेकिन यहाँ पर बोंगशू कहता है मुझे अपने घर पर पहले जाना होगा क्योंकि हमारी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। इसके बाद बोंगशू अपने घर पर आ जाता है और यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। ऐसा कई दिन तक चलता है। अगली सीन रात को देखते जब बोंगशू पढ़ रहा था तभी इसके पास ईशु का मैसेज आता है। मैसेज को देखकर बोंगशू खुश हो जाता है। ईशु ने मैसेज में लिखा हुआ था कि तुम क्या कर रहे हो। बोंगशू ईशु को सोने के लिए कह रहा था। ईशु यहाँ पर बोंगशू से कहते कि तुम भी सो जाओ, वैसे तुम्हारी लाइटें अभी भी जल रही हैं। बोंगशू गलती से अटकी इमोजी को ईशु के पास सेंड कर देता है और बाद में इसको काटना चाहता है लेकिन नहीं कटती। बोंगशू को पता चल जाता है कि ईशु यहीं पर होनी चाहिए। तभी इसको पता चल गया कि लाइटें अभी तक चालू है। वह खिड़की से बाहर देखता है और यहाँ पर ईशु होती है। ईशु और बोंगशू को आई कह रही थी। बोंगशू यहाँ पर हवा में उठता है और बाद में ईशु के पास आता है। अभी दोनों बैठकर यहाँ पर बात कर रहे थे, जहाँ ईशु बोंगशू से पूछ रही थी कि आजकल तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो।
मुझे पता कि सब पढ़ाई के कारण तुम अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हो, लेकिन यहाँ पर वंशुक कहता है कि ऐसा नहीं है। ये ऐसे मेरी माँ की वजह से है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं स्कूल की बात सीधा घर पर आऊँ। हिसू कहती है कि मुझे लगा कि तुम अपनी पढ़ाई के कारण मुझसे बात नहीं करते होगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर हिसू पत्थर को उठाती है और वंशुक परख देती है और कह रही थी कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। आगे बात और शुरू हुई, इससे पहले यहाँ पर बर्फबारी होने लगती है और दोनों यहाँ पर बर्फ का आनंद लेने लगते हैं। तभी हम रात में ऑडिटोरियम में देखते हैं कि यहाँ पर कोई लड़का आता है और यह लड़का स्कोर बोर्ड के नट बोल्ट की ओर देख रहा था। बाद में पता चलेगा कि कीसू होता है। अगले सीन में देखते जब सभी बच्चे ऑडिटोरियम में होते हैं और यहाँ पर हम इलवान को देखते हैं, साथ में यहाँ पर यीशु भी होती है। इलवान यहाँ पर सभी बच्चों से कह रहा था कि यीशु अपनी अलग से प्रैक्टिस कर रही है। हालांकि बॉन्गशुक तो यीशु की बात जानना चाहता है, लेकिन यहाँ पर गैंगहुन बॉन्गशुक से कहता है कि चलो हम दोनों साथ में खेलते हैं। इसी वजह से बॉन्गशुक यीशु के पास नहीं जा पाता। यहाँ पर यीशु ऊंची जंप लगा रही थी, साथ में हाइवोन बैठी हुई थी। हाइवोन यहाँ पर एक बात को नोटिस करती है कि स्कोर बोर्ड का नट बोल्ट ढीला हो गया है और वो नीचे गिर गया है। वह यीशु को जंप न लगाने के लिए कहती है, लेकिन यीशु उसकी बात सुनने से पहले जंप लगा देती है और तभी यह बोर्ड यीशु को लगने वाला था। दूसरी ओर बॉन्गशुक यीशु को देख लेता है और वहां में उछलकर इसको बचाने वाला था, लेकिन इससे पहले गैंगहुन ऐसा कर देता है। वह बुलेट की रफ्तार से यीशु के पास जाता है और इसको बचा लेता है, लेकिन बॉन्गशुक ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पाँव में वेट होता है। लेकिन तभी हम आपकी यह बात भी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर हानब्यूल इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती है और बाद में अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देती है। अगले सीन में यह वीडियो हर जगह फैल जाता है। इस वीडियो को जोन भी देखता है, साथ में मिहुन भी इस वीडियो को देखती है। वही दूसरे सीन में योंगजुन भी वुनक्यू के ऊपर चिल्ला रहा था। वुनक्यू यहाँ पर योंगजुन से कहती है कि हमने सोशल मीडिया से इस वीडियो को हटा दिया है, लेकिन यहाँ पर योंगजुन कहता है कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब हमारे काम का एक्सपोज हो चुका है। तुम जल्दी से चीफ जो को यहाँ पर बुला कर लाओ। उनके बाद में चीफ जो को बुलाने के लिए चली जाती है। अगले सीन में बॉन्गशुक को देखते हैं जो कि खुली जगह में आ जाता है और यहाँ पर अपने वेट को निकाल देता है और बाद में ऊपर हवा में उड़ने का ट्राई करता है। वह ऐसा कई बार करता है और बाद में हवा में काफी देर तक उड़ता है, लेकिन तभी नीचे देखता है कि यहाँ पर इसकी माँ होती है। वो अपनी माँ के पास आता है। मिहुन यहाँ पर बॉन्गशुक से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। बॉन्गशुक कहता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मिहुन कहती है कि तुमने अपना वेट क्यों नहीं पहना हुआ है। बॉन्गशुक को खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो अपनी माँ से कह रहा था कि सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझसे हमेशा कहा कि छुप कर रहना चाहिए, तुम अपनी शक्ति को दूसरों को नहीं दिखा सकते। अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं आज यीशु को बचा लेता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ और अपने इस काम में परफेक्ट हो सकता हूँ। मैं सिर्फ उड़ना चाहता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर मिहुन बॉन्गशुक पर चिल्लाती है और कहती है कि क्या तुम तुम्हारे पिता की तरह बनना चाहते हो। अब यहाँ पर बॉन्गशुक हमें बता रहा है कि मेरी माँ ने पहले कभी भी मेरे पिता का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैंने मेरी माँ को अपने सपने के बारे में नहीं बताया, जो सपना मैं हमेशा देखता था, लेकिन वह सपना याद बनकर रह गया। अब यहाँ पर बॉन्गशुक उस सपने को देखता है कि जब बॉन्गशुक छोटा था तब वो यहाँ पर आसमान में आया हुआ था और यहाँ पर इसे इसके पिता मिल गए थे। इसके पिता का नाम डूशिक होता है। डूशिक ने यहाँ पर बॉन्गशुक को गले लगा लिया था और कह रहा था कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। एपिसोड के लास्ट में सैनिक को देखते हैं जो कि अपने बॉस से मिल रहा था। इसका बॉस यहाँ पर एक वीडियो को देख रहा था और यह वीडियो जोंगवॉन स्कूल की होती है जहाँ इसको स्कोर बोर्ड लगने वाला था, लेकिन गैंगहुन यहाँ पर एकदम से चला गया था, उसको बचा लिया था। यह बॉस यहाँ पर यह वीडियो सैनिक को दिखाता और कह रहा था कि साउथ कोरिया जाओ और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 7 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि बहुत जल्दी आने वाला